नमस्कार दोस्तों, सिविल पांडा के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पांचवें प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है और स्वर क्या होते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन शब्द का अर्थ क्या होता है और इसी के साथ पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मुख्य परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले आज की हेडिंग डालते हैं हम लोग व्यंजन। दोस्तों, व्यंजन शब्द का नाम सुनते ही हमारे मुख में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि व्यंजन सुनते ही हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, ये हम विचार बना लेते हैं कि कुछ ना कुछ पकवान आने वाला है। परंतु जब व्याकरण के संदर्भ में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? वर्ण का एक प्रकार। तो इसके आपके दो अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं? दो। पहला अर्थ आपका निकलता पकवान और दूसरा अर्थ आपका निकलता है वर्ण का एक प्रकार। ठीक है। अब इसके बाद हमें सीधे अध्ययन करना है परिभाषा के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं। परिभाषा। जब व्यंजन की परिभाषा हम अध्ययन करते हैं तो हमें जैसे स्वर में हमें दो तीन बातों पर ध्यान दें। दो तीन वहां पर की पॉइंट थे। पहला की पॉइंट निकला था दोस्तों स्वतंत्र और दूसरा निकला था अबाध। इसी प्रकार इसमें हमारा की पॉइंट निकलेंगे, क्या निकलेंगे? पहला की पॉइंट यहां लिख रहे हैं सबाध। अब दो में से यदि एक स्वतंत्र है तो दूसरा परतंत्र जरूर होगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें से निकलेगा दोस्तों, एक तो आपने सवाल लिख लिया, दूसरा लिखेंगे स्वरों पर निर्भर। पर निर्भर। अब आप इसकी सहायता से इसकी परिभाषा बना सकते। क्या बनेगी परिभाषा? कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं एवं इनके के उच्चारण में वायु मुख से अबाध रूप। यहां पर आप लिखेंगे सबाध। क्या लिखेंगे दोस्तों? वायु मुख से सबाध रूप से बाहर निकलती। रूप से बाहर निकलती है। ये हो गई आपकी परिभाषा। क्या हुए? कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं एवं इनके उच्चारण में वायु मुख से सबाध रूप से बाहर निकलती। देखिए अब यहाँ पर अंतर क्या है। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वर पढ़ा था। तो स्वर में क्या आ गया था? यहाँ पर आया था सबाध और यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका सबाध। जब हम लोगों ने स्वर पढ़ा था तो वहां पर क्या आ रहा था? वहां पर आ रहा था अबाध। दोनों में अंतर क्या है? केवल अंतर है सबाध का और अबाध का। जब स्वर बोलेंगे, चूंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं तो उनके उच्चारण में वायु जब मुख से बाहर निकलती है तो किसी भी प्रकार की रुकावट उसके सम्मुख नहीं आती। परंतु जब हम व्यंजन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर रुकावट होती, व्यवधान उत्पन्न होते। तो सबाध शब्द का अर्थ यही होता है। ये हो गई आपके व्यंजन की परिभाषा। इसके बाद आता है व्यंजन के प्रकार और व्यंजन के प्रकार ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग व्यंजन
के प्रकार। ठीक, जब व्यंजन के प्रकार का अध्ययन करते हैं तो आपको एक की पॉइंट याद रखना, SAUS, साउस याद रखेंगे, SAUS अर्थात साउस याद रखेंगे। साउस के अंतर्गत आपके व्यंजन के पूरे प्रकार हो जाते हैं। कैसे दोस्तों, इस एस का मतलब क्या होता है, क्रम से देखते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है स्पर्शी, इसका मतलब आपका होता है अंतस्थ, और इसका मतलब होता है आपका ऊष्मीय, और इसका मतलब होता है क्या दोस्तों, अब आखिरी आ जाता है आपका संयुक्त। ठीक, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्मीय व्यंजन, और फिर संयुक्त व्यंजन। इसे हम कह सकते हैं, ऊष्मीय को ऊष्मीय संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं, उसमें भी कह देते हैं, अलग से संघर्षीय भी कहते हैं, और साथ में भी कह देते हैं ऊष्म संघर्षी। क्या कह देते हैं दोस्तों, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह दिया जाता है। तो ये बात आप मेंशन करके रख लें दिमाग में कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उनको याद करने के लिए हम क्या याद कर लेंगे, साउस, SAUS। एस से क्या होगा आपका स्पर्शी व्यंजन, ए से क्या हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, यू से क्या होगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, और एस से हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन क्या होते क्या नहीं होते हैं, अगली स्लाइड में हम क्रम से पूरे व्यंजन लिखते हैं और ये पूरे आपके कवर हो जाए। हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा का, फिर ख, क, हा और ये अंक। ठीक, बाद क्या आ गया आपका, च, छ, च, छ, इया, फिर च, छ, च, ढ, अणा। फिर आपका क्या आ गया, त, थ, त, थ, ना। फिर आ जाएगा आपका पापतंग, पाफल, बा बकरी, फिर क्या आ जाएगा भा भालो, और माँ मछली। 5 5 से क्रम लिख लिया। इसके बाद हम लोग आगे क्या लिखते हैं, चेंज करते हैं यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर लिखते हैं यायते, रारस्य, लालट्टू, और ये पावकी, यारा लावा। फिर आपका हो जाता है सा, श, स, और हा। ठीक, और आखिरी में आपके बच जाते हैं छा क्षत्रिय, त्रिशूल, क्या ज्ञानी, और बचता है श्रा। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब देखिएगा कैसे हमने कहा, जो पिछली स्लाइड में हमने क्या लिखा, 4 प्रकार लिखा, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म संघर्षी, और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ से ये, इसे हमने एक बॉक्स में कर दिया। अब काउंट करिएगा, देखिए एक लाइन हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 5। मतलब कितने लाइनें हो रही, 5 लाइनें हो रही। फिर आगे आप जाते हैं, तो देखिए आगे आप जाते हैं तो देखते हैं कैसे हो रहा है, 1 2 3 4, और ये 5। 5 हो गए कि नहीं हो गए, मतलब इस आकृति को देखा जाए तो कैसी आकृति बन रही है, 5x5 की बन रही कि नहीं बन रही दोस्तों, 5x5 की आकृति बन रही है। तो इसको हम नाम देते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, ठीक,
और इन्हें ही हम कहते हैं दोस्तों, वर्गीय व्यंजन को ही हम कहते हैं क्या, स्पर्शी व्यंजन। परिभाषा अगली स्लाइड में लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि कैसे 5x5 का रो है, इसलिए इससे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। अब नाम स्पर्शी है, क्यों पड़ा होगा ये भी हम देख लेते हैं। स्पर्श का, स्पर्शी मतलब स्पर्श, स्पर्श का मतलब है टच करना। तो जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं दोस्तों, जब यदि हम उनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है। ठीक है, तो जीभ जब स्पर्श करती है तब हम उन्हें कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी, अगले स्लाइड में परिभाषा भी लिखते चलते हैं। देखिए यहाँ पहले हेडिंग डाल लिया आपने, वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, तब इसकी परिभाषा क्या, स्पर्शीय या स्पर्शी दोनों लिखा रहता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी दोस्तों, वे व्यंजन वर्ण वर्ण इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं कहां से कहां तक, का से मा तक के वर्ण। का से मा तक के वर्ण किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के उदाहरण हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए आप यहां से क्रम से देखना चालू करें तो यहाँ तक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, तो इनके किसी भी भाग को यदि हमारी जो जिह्वा है, रसेंद्री है, स्पर्श करती है तो उन्हें कहते हैं क्या, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन। या और आसानी से, तो वायु निकलती है तो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे आते पीछे, अब यहाँ पर आप संख्या भी लिख सकते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 25 है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें और हम देख ले रहे हैं, 5 है कि नहीं है। और ऐसे हम जैसे पढ़ते हैं दोस्तों केमिस्ट्री में, उसमें होते कि नहीं होते, होते हैं वो, इस प्रकार इसमें भी यही होता है। कैसे दोस्तों, देखिए कैसे यहाँ पर होता है। सबसे पहला एक वर्ग, दो वर्ग, तो इसको नाम दिया हमने वर्ग, सब हो गए वर्ग, ये वर्ग, ये सभी वर्ग हो गए। अब इन वर्गों की पहचान कैसी होती है, तो प्रत्येक वर्ग की पहचान उसके पहले वर्ण से होती है। तो पहला क्या कहलाता है, का वर्ग, फिर क्या कहलाता है दूसरा, चा वर्ग, फिर ता वर्ग, ता वर्ग और का वर्ग। ठीक है, जब आप क वर्ग का नाम लेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, आपने क ख ग घ अंग सभी का नाम ले लिया। पूरा अच्छा का लेंगे तो क्या होगा, पूरे का ले लिया। इसी प्रकार से पातक आप चले जाएंगे। अब आगे देखिए, यदि हम कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, क्या बोला हमने, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तो अब यहाँ आप देखेंगे ये क्या हो गया, पहले लाइन है, ये क्या है, दूसरी हो गई, ये क्या हो गई आपकी तीसरी, ये हो गई आपकी चौथी, और ये हो गई आपकी पांचवी। क्या हो गई, ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी।
जब भी आपसे कहा जाए कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, क्या हो जाएंगे इसके पहले वर्ण? ये हो जाएंगे क च ट त प। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में लिख लीजिए, क्योंकि वो संधि में भी काम आएंगे। यहाँ नोट बना के क्या लिखेंगे? प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण। अब वहां से हमने देखा का आ रहा था, फिर क्या आया? चा आया, फिर टा आया, फिर ता आया और फिर पा। अब ऐसे ना लिख के दोस्तों मैंने एक साथ पढ़ लेते। तो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कचट तप। क्या बना आपका? कचट तप। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा? पहला वर्ण हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण। चलिए तीसरे वर्ण देखते हैं पिछले स्लाइड में जाके, क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ज ड द ब, तो क्या बन गया आपका दोस्तों? वो आपका बन गया, बोल के देख लीजिए। का हुआ, फिर जा हुआ, फिर डा हुआ, फिर दा हुआ और फिर बा हुआ। अब सबको एक साथ पढ़ के देखिए क्या बन जाएगा? गजड दब। इस प्रकार से, क्यों इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों लिख रहे हैं, क्या औचित्य है इसका, क्या कोई महत्व है? याद रखिएगा दोस्तों, हम जब अध्ययन करते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, तो क्लास में ऐसी कोई भी बातें नहीं होती हैं जो लिखी जाए जो काम की ना हो। एक बातें बोर्ड में लिखी जाती हैं, वे पूरी तरीके से हमारे उपयोग की होती है, कार्य की होती है। ठीक, जब हम संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, तब वहाँ ये बहुत आवश्यक हो जाता है हमें जानना। क्योंकि वहाँ रूल्स क्या कहते हैं कि पहला तीसरे में बदल जाता है, पहला पांचवे में बदल जाता है। कैसे बदलता है, किसमें बदलता है, तो हमें यहाँ से पता चले। ठीक है, अब आ गया प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। पांचवे कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? पांचवे हो जाएंगे आपके अंगा नामा। क्या हो गए आपके? अंगा नामा, ये आपके हो गए पांचवें वर्ण। क्लियर हो गए दोस्तों? पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपके यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देंगे? का कहने से पूरा मिल गया, चा कहने से पूरा वर्ग मिल गया, ट ता पा, इसी क्रम में सबका हम नाम लेना, पूरे पूरे मिल गए ना। इसलिए दोस्तों यहां से ये कहलाते हैं उदित वर्ण। क्या कहलाते हैं? ये पूरे कहलाते हैं आपके उदित वर्ण। अब चूंकि अच्छे से लिखने के लिए हम कह देते हैं पू चू टू तू पू। उदित वर्ण क्या होते हैं? कि वे वर्ण जिनसे पूरे वर्ग का बोध होता है। क्या होता है? पूरे वर्ग का बोध होता है, उदित वर्ण कहलाते हैं। ये पांच माने गए। कौन कौन से? आगे की स्लाइड में हम लोग लिखते हैं। चलिए, उदित वर्ण। उदित वर्ण, उदित वर्ण क्या होंगे? वे वर्ण जिनसे पूरे वर्ग के, कैसे कह सकते? वे वर्ण जिनसे वर्ग के पूरे वर्णों का बोध होता है, या वे वर्ण जिनसे पूरे वर्ग, आप ये यहां से हटा के लिखिए ज्यादा उचित रहेगा। वे वर्ण जिनसे वर्ग के पूरे वर्णों का बोध होता है, का बोध होता है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं आपके? ये आपके हो जाएंगे को, चो, तो, और पू। पू चू टू तू पू को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है उदित वर्ण। क्या कहा गया है दोस्तों? उदित वर्ण कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अभी अपना कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में से एक पॉइंट और निकल कर आता है जो पांचवें नंबर पर लिखा है दोस्तों। तो चूंकि पांचवें नंबर पर है, पांचवें नंबर कैसे? अंग न, तो इनको हम एक उपनाम और देते हैं। क्या देते हैं? अब देखिए, पांचवें नंबर पर है ना, इस कारण से इन्हें हम कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर।
क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए पंचमाक्षर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, अंग, इया, ण, न, म, ये आपके पंचमाक्षर हैं और इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में फिर से आते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर पे क्या लिखा है, अंतस्थ व्यंजन। क्या लिखा हुआ है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से क्रम से चलना है वैसे। अब देखिए अगले लाइन में कितने लिखे हुए, चार लिखे हैं, या, रा, ला, वा। ये चार आपके कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अब जब अंतस्थ व्यंजन की बात होती है तो आपकी परिभाषा में केवल एक शब्द कॉमन होता है, वो होता है घुमड़कर। क्या होता है, घुमड़कर। तो जब भी आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से घुमड़ कर बाहर निकलती। कैसे, देखिए ऐसे निकलेगी वायु आपकी, ऐसे कर करके वायु बाहर निकले, क्या कहलाएंगे, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, इसमें एक ब्रैकेट में आप लिख लीजिए घुमड़ कर। बस आपको ये शब्द याद रखना, आपकी परिभाषा कंप्लीट। याद रखेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से घुमड़ कर बाहर निकलती है। ठीक है, यहीं पर लिख लेंगे आप संख्या। संख्या कितनी है दोस्तों, संख्या है चार। और कौन कौन से हैं, या, र, ल और व। आप याद कर सकते हैं, यार का लव हो गया आपके पूरे, य, र, ल और व। ठीक है, इसके बाद फिर से पुनः वापस आते हैं हम। अब क्या लिखा है, स, श, स और ह। अब ये क्रम से लिखे हैं, तो ये चारों आपके कहलाते हैं। दोस्तों देखिए इनको बोलने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अंतर ही नहीं कर पाते बोलते वक्त कि कौन से सा का उच्चारण हम कर रहे हैं, कौन से सा का नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। और ऊष्मा कब उत्पन्न होती है, जब घर्षण होता है। तो आप इनकी परिभाषा सीधे बना लेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकल। क्या बन गया आपकी परिभाषा, कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब अगले लास्ट कौन सा है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, ये आपके आखिरी है। अब इन्हें हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, यहां पर देखिए आखिरी में क्या लिखा है, संयुक्त व्यंजन। क्या लिखा है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त जो शब्द है ये स्वयं में परिभाषित है, अपनी परिभाषा चीख चीख कर कहता है कि भाई साहब मैं असेंबल हूं, अर्थात मैं अकेला नहीं हूं, मैं किन्हीं दो अलग अलग कंपनियों से मिलकर बना हुआ। तो कैसे बना हुआ है, हम लोग आगे देखें। तो आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी, परिभाषा आप सिंपल बना लेंगे संयुक्त व्यंजन की, कि वे व्यंजन वर्ण जो दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन परिभाषा हो गई क्लियर, कि वे व्यंजन वर्ण जो दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं ये, खा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, क्या, ज्ञानी और स्रा।
ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे होता है, छा छत्र स्पेलिंग क्या होती, KSHA। इस स्पेलिंग से आप बना सकते हैं कि किससे मिलकर बना होगा। सबकी स्पेलिंग लिखते हैं, TRAAYASHRA। ठीक है। अब यहां से देखते हैं कौन किससे मिलकर बना। तो के स्पेलिंग क्या होता है, के का मतलब होता है क, और जब KA नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हलंत वाला है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, SHA। SHA का मतलब आता है सा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्या हो सकता है, SHA का मतलब क्या होता है, ये वाला सा भी होता है और ये वाला सा भी होता है। कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, कि जब छा छत्रे बनाते थे, ऐसा किया हमने, फिर ऐसे ला के राउंड करते, तो ऐसे ला तो ऐसे वो कट गया कि नहीं कट गया, पेट कटा, पेट कटा वाला सा बीच में। इसके बाद ता लिखा है, तो इसमें क्या हुआ, टी का मतलब हो जाता है ता, और RA का मतलब होता है रा। क्यों, क्योंकि RA का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का अपन जब हिंदी लिखे, हिंदी रूपांतरण करें तो निकलेगा वो रा ही निकलता है। इसी प्रकार ज्ञा। अब देखिए ज्ञा में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, वो कैसे, हम लोग पता है दोस्तों, ज्ञा का उच्चारण ही वाला गलत करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानी, जबकि वास्तव में देखा जाए ज्ञा का उच्चारण क्या होता है, ज्या का उच्चारण क्या होता है, ज्या होता है। अब ज्या उच्चारण करेंगे तब हम इसको सही तरीके से समझ पाएंगे कि अब बना किससे हुआ। यहाँ हम देखते हैं तो क्या आया, जा और क्या, इया। अब देखिए आप इन दोनों का उच्चारण करके क्या बने, झिया। हमेशा याद रखिएगा, एक ज्ञानी सही उच्चारण नहीं होता, ज्ञानी सही उच्चारण होता है। ठीक है। इसके बाद लिखा स्रा। स्रा कैसे हो जाएगा, SH का मतलब हो जाता है सा, और RA का मतलब हो जाता है रा। क्लियर। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, स्रा का सा और रा। तो ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन समास। हिंदी के जो व्यंजन शब्द हैं उसमें हमें इतनी चीजों का अध्ययन करना। इसके बाद ध्वनियों के अन्य प्रकार भी आते हैं, घोष के आधार पर क्या होते हैं, और अल्प प्राण या प्राणवायु के आधार पर क्या होते हैं। चलिए अब उनको डिस्कस करते हैं, और दो परिभाषा अलग से हमें लिखनी है। अभी क्या लिखना है, पहले लिखना है द्वितीय व्यंजन क्या हो। ठीक, अब हम लोग द्वितीय व्यंजन का अध्ययन करते हैं। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, जब एक जैसे दो व्यंजन, द्वित को कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में ट्विंस। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ट्विंस। ट्विंस का मतलब क्या होता है, जिनका रंग रूप एक जैसा हो, उनकी शक्ल एक जैसे, जिनमें भेद ना किया जाए, बस कुछ माइनर अंतर होता है जिसके कारण उन दोनों के मध्य अंतर स्थापित किया जाता है, मध्य अंतर किया जा पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक जैसे सामान्य व्यंजन वर्ण आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं, जिसमें आपको याद रखना क्या, आप ध्यान रखेंगे, स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे दिल्ली लिख लिया, कुत्ता लिखा हमने, कुत्ता में देखिए एक आधा और एक पूरा है कि नहीं है। जब आप अलग अलग करेंगे तो एक ता ऐसा आया हलंत वाला, और एक ता कैसा है, पूरा आया। मतलब जिसमें हलंत नहीं लगा होता है वह स्वर सहित होता है, और जिसमें हलंत लगा दिया जाता है वह स्वर रहित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न में, अगले पॉइंट पे आते हैं। द्वितीय व्यंजन के बाद जो अगला हमें पढ़ना है दोस्तों, वह है आपका द्विगुण व्यंजन। द्विगुण या इसी को कहते हैं दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो अब उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ये नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि क्या हो, इनमें दो गुण जरूर कुछ ना कुछ होंगे। और उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। आप सबसे पहले अर्थ लिख लीजिए, आपसे पूछ लिया जाए उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है। उत्क्षिप्त का अर्थ, उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ। ठीक है। अब क्या फेंका जाए, सामान तो फेंकेंगे नहीं, तो जब बोलते हैं तो इसमें पूरा का पूरा रोल अदा करती है जीभ। अपनी जीभ जो होती है सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है हमारे उच्चारण की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका मूर्धा वाला भाग है, कौन सा, ये मूर्धा का भाग है। तो जो जीभ होती है दोस्तों, यहाँ जाती है मूर्धा में और झटके के साथ नीचे आ जाती है। जैसे आप बोलेंगे लड़ाई, तो जैसे लड़ाई बोलेंगे तो जीभ क्या होती है, ऊपर टकरा के झटके से आपके नीचे की ओर आ गई। तो इसकी परिभाषा क्या लिख लेंगे, वे व्यंजन वर्ण
वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ भी लिख सकते हैं, और थोड़ा अच्छा सा लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या? जिह्वा। जिनके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा से टकरा कर झटके के साथ नीचे की ओर आती है। नीचे की ओर आती है, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या जैसे दो गुण नाम है दोस्तों, वैसे इनकी संख्या भी दो है। एक ये है और दूसरी ये। ठीक, ये आपके हो गए द्विगुण व्यंजन। क्या है? जैसे हमने लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, ये होते हैं ना दोस्तों, ये सब क्या हो गए? आपके द्विगुण व्यंजन के उदाहरण हो गए। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों। स्वर और व्यंजन की ये माया जो होती है समाप्त हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अनुस्वार क्या होते हैं, अयोग्यवाय क्या होते हैं, और निर्नुनासिक क्या होते हैं, स्वराघात अथवा बालाघात क्या होते हैं। ये चार परिभाषाएं हमें पढ़नी है। उसके बाद मात्रा और वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ ही हमारा जो वर्णमाला का जो टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो चलिए अब हम पहला क्या लिखते हैं? अनुस्वार, जिसे कुछ लोग अनुस्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? संकेत होता है दोस्तों ये, संकेत क्या होता है? ये होता है। और इसमें जो आपको परिभाषा में याद रखना है, इसमें होता है मुख प्लस नाक। लेकिन अंतर क्या है? मुख अल्प मात्रा में होता है और नाक अधिक मात्रा में होता है। जैसे इसके परिभाषा क्या लिखेंगे? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु मुख से अत्यल्प एवं नाक से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, अनुस्वार ध्वनियां कहलाती हैं। अनुस्वार ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक, जैसे आप देखना चाहे तो आप क्या कह सकते, जो पंचमाक्षर होते हैं वो किस में आ जाते हैं? अनुस्वार में। अंगा, इयड़ा, नामा। और इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए गंगा, क्या ये जो बनाया ना दोस्तों, ये क्या है? यही आपका अनुस्वार है। जैसे संविधान, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया अनुस्वार। अनुस्वार में एक बात याद रखिएगा, जो अनुस्वार होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, आपको भविष्य में किसी भी चीज में काम आता है। क्या आएंगे? स्वर के बाद आने वाले व्यंजन। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, इनका प्रयोग हम कब करेंगे? तो आप याद रखिएगा, जो अनुस्वार होते हैं सदैव मित्रों, ये प्रयोग किए जाते हैं लघु स्वरों के साथ। अनुस्वार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? लघु स्वर के ऊपर। ठीक है, किसी भी कोई भी जो व्यंजन लिखते हैं तो उसमें स्वर छिपा होता है, अदृश्य होता है। तो यदि किसी भी व्यंजन में
छोटा अ समाहित है, छोटा उ समाहित है, तो उनके ऊपर लगाएंगे आप अनुस्वार। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब नाक का अनुसरण करें। इसमें आपको याद रखना है नाक और मुख दोनों। तो इसके परिभाषा में आप लिख लें पहला पॉइंट तो नाक प्लस मुख। जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि हम चूंकि जब निबंध और हिंदी का पेपर देंगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश मीडियम में आती है कि कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है, कहाँ पर केवल बिंदु लगाना है। तो अब याद रखिएगा जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर यहाँ लिख लेते हैं, दीर्घ स्वरों के ऊपर कौन सी बिंदु लगाई जाती है, दीर्घ स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कैसा होता है? ऐसा होता है। चलिए, तो इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं मित्रों हम सदैव दीर्घ स्वरों के ऊपर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं माँ, माँ बड़ा है कि नहीं, इसके ऊपर लगाएंगे, ये बना माँ हो गया। चांद, ये कभी भी माँ आप ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, कभी भी चांद आप ऐसे नहीं लिखेंगे। चांद कैसे लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है। तो जब भी आप जब निबंध का करेंगे, इसका करेंगे, हिंदी का पेपर, तब ये मात्राएं और ये जो ध्वनियां हैं आपको बहुत मदद करेंगी। परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा आपकी यहां से निकल आई, नाक प्लस मुख है, तो क्या बन गई आपकी परिभाषा कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं? पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुनासिक किस प्रकार की ध्वनियां होती हैं? वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती। पिछली परिभाषा जो हम लोगों ने लिखी अनुस्वार, अनुस्वार में क्या था दोस्तों? अनुस्वार में मुख से कम मात्रा में और नाक से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकल रही थी। सिंपल सा आपको अनुस्वार बोलना है तो आपको हिमेश रेशमिया के गाने सुनने होंगे, तभी आप अनुस्वार को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। अब लास्टली हमें लिखना है तीसरा, निर्नुनासिक। जब निर्नुनासिक की बात होती है, इसका मतलब होता है नाक नहीं होता। वे सभी ध्वनियां इसके अंतर्गत आ जाएंगी मित्रों जिनको बोलते समय आप नाक को बंद कर सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। जैसे का, ख, ग, ये सब किस प्रकार की ध्वनियां? ये सभी आपके निर्नुनासिक ध्वनियां। तो इसके लिए आपको याद रखना है केवल मुख, केवल मुख। तो यहां से आप परिभाषा आप खुद लिखेंगे, इसके क्या बन जाएंगे? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु केवल और केवल कहां से निकलती है? मुख से निकलती है। क्या कहलाती हैं? निर्नुनासिक ध्वनियां कहलाती हैं। या और उदाहरण आप लिख देंगे का, खा, ग, प और बाकी भी हो जाए। इस प्रकार से आपका निर्नुनासिक भी समाप्त होता है। अब परिभाषाओं में से एक परिभाषा और हम लोग लिख ले रहे हैं। किसकी लिख रहे हैं दोस्तों? स्वराघात या बलाघात की, या इसी को हम कह सकते हैं बलाघात। बलाघात का मतलब होता है किसी प्रकार बल से आघात करना। स्वराघात का मतलब होता है स्वर पर वार करना, स्वर पर आघात करना। तो इसके परिभाषा आप यहाँ पर ध्यान देंगे। परिभाषा से पहले जब आपको सुलेख लिखाया जाता था विद्यालय में, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, वहां पर आपको कुछ बोला जाता था कि आप कॉपी में लिखिए।
आज भी आप लोग क्लास में स्टडी करते होंगे तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में टीचर बोलते हैं, आप लोग लिखते हैं। हिंदी मीडियम में तो हिंदी में टीचर बोलते हैं, आप लोग उसे अपनी कॉपियों में लिखते हैं। तो जब लिखते हैं तो याद ध्यान दीजिएगा, टीचर किसी न किसी अक्षर विशेष पर, स्वर या वर्ण विशेष पर थोड़ा जोर देते हैं। जो जोर दिया जाता है वही क्या है, स्वराघात। जैसे मान लीजिए हमने कहा सक्षम, किसी का नाम सक्षम है तो सा में हमने जोर दिया कि नहीं दिया, ठीक। अत्यधिक तो अ में जोर दिया कि नहीं दिया। तो ये जो चीजें होती हैं ये कहलाती हैं क्या, स्वराघात या बलाघात। जैसे इसकी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों, सिंपल सी परिभाषा है, अर्थ व उच्चारण की स्पष्टता हेतु, अर्थ व उच्चारण की स्पष्टता हेतु अक्षर विशेष पर बल, जिसे कह सकते हैं आप जोर, बल देने की क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। ठीक, आप ये लिखेंगे फिर ये लगाया, जैसे सक्षम, किस पर दिया हमने, सा पर जोर देते हैं। क्या दिया, जब जो संयुक्त वर्ण होते हैं, हमेशा याद रखिए दोस्तों, बलाघात हमेशा संयुक्त वर्णों के पहले दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, संयुक्त वर्णों के पहले दिया जाता है, तो हो गया सक्षम। कभी आपसे पूछ लिया जाए बलाघात कितने प्रकार का होता है, तो आप आंख मूंद कर बताइएगा। बलाघात 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्ण बलाघात या अक्षर बलाघात, दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका शब्द बलाघात, और तीसरा होता है दोस्तों कौन सा, तीसरा आपका होता है वाक्य बलाघात। इस प्रकार से स्वराघात या बलाघात आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक कड़ी और ही जोड़ ही लेते हैं। अब क्या है, एक और जोड़ लेते हैं, तो एक आखिरी आता अनुतान। क्या आता है, अनुतान, जिसे सुर लहर या स्वर लहर भी कहते हैं, सुर लहर या स्वर लहर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों आरोह अवरोह, अवरोह, या इसे सरल शब्दों में बोले उतार चढ़ाव। क्या होता है, आरोह अवरोह या उतार चढ़ाव। जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं या उच्चारण करते समय, जब कोई वाक्य का उच्चारण कर, शब्दों का उच्चारण करते, तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं अनुतान या सुर लहर या स्वर लहर। वर्णों के उच्चारण के समय जो हम उतार चढ़ाव, आरोह, किसी शब्द को तेज से बोलते हैं, किसी को स्लो बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण, अनुतान के कारण दोस्तों अर्थ में भी भिन्नता आ जाती है। जैसे देखिए हमने कहा अच्छा और एक का अच्छा, तो एक अच्छा का मतलब क्या होगा, अपन सेटिस्फाइड है, एग्री है। लेकिन जब दूसरा अच्छा का मतलब, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब हो जाता है डिसएग्री, अर्थात हम एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका अनुतान। इस प्रकार से अपनी परिभाषाओं की जो कड़ी है वो समाप्त होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों मात्रा। मात्रा क्या होती है, और मात्रा के बाद अपना आखिरी टॉपिक चालू होता है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं किसका, मात्रा। मात्रा देखते हैं आप, वो ना समझ लीजिएगा कि क्वांटिटी की बात हो रही। मात्रा का मतलब हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राम। क्या नाम है, राम नाम है। तो जब हमने राम नाम लिखा तो देखिए रा लिखा, रा के साथ क्या है, बड़ा आ जुड़ा हुआ है। तो इसका ये जो परिवर्तित रूप है कौन सा, ये कहलाता है मात्रा। ठीक, तो आप परिभाषा में क्या लिख लेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा आप लिखेंगे क्या, स्वरों के परिवर्तित रूप को
रूप को मात्रा कहते हैं। ठीक, फिर लिख लेंगे संख्या। संख्या कितनी होती है इनकी? 10 होती है दोस्तों। स्वरों मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती हैं। यहाँ स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेंगे, आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। मात्रा नहीं होती। अब हम सभी स्वर लिख रहे हैं दोस्तों, सबकी मात्राएं देख लीजिएगा, क्योंकि यदि हमने मात्रा गलत समझे तो फिर क्या आ जाएगा, हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी जब हम संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ क्रम से लिखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, और आखिरी क्या होगा, ये आउ। ठीक है, चलिए इनकी मात्राएं लिखते हैं हम लोग। इसकी मात्रा कुछ नहीं होती तो क्रॉस लगा लेते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है? ऐसे होती है, एक खड़ी पाई किसकी मात्रा है? आपके आ की है। इसकी क्या होती है दोस्तों? उल्टी टोपी। इसके सीधी टोपी। इसकी कैसी होती है? इस तरीके से। इसकी देखिएगा, इसकी होती है दोस्तों इस तरीके की। इसकी होती है आपकी ऐसे। इसकी होती है, आप सी बना दीजिए। क्या बना दिया आपने? सी बना दिया, तो ये री की मात्रा होगी। इसकी कैसे होती है? ऊपर एक खड़ी पाई, इसके ऊपर दो खड़ी पाई, इसकी होती है एक नीचे खड़ी पाई और एक ऊपर, और इसकी क्या होती है? एक नीचे खड़ी पाई और दो ऊपर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, विशेष कर जो दो हैं जो आप गलत कर सकते हैं, एक ये ध्यान रखना और एक ये ध्यान रखना। क्यों? इसमें दिख रहा एक भी मात्रा नहीं दिख रही है, परंतु वास्तव में एक मात्रा लगी होती है। इसमें एक मात्रा दिख रही होती है, परंतु वास्तव में कितनी होती है? अदृश्य होती है एक मात्रा। और कितनी मात्रा निकल कर आती है? दो मात्रा। क्योंकि जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहां पर गलतियां इन्हीं कारण से होंगी। तो आप इन बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे। इसका मतलब एक मात्रा और इसका मतलब होता है दो मात्रा। ठीक है, ये आपकी हो गई क्या? मात्रा कंप्लीट। तो यहाँ पर देखा हमने कितनी संख्या होती है? संख्या 10 है। और विशेष चीज है कि आ की कोई भी मात्रा नहीं है। इसके अलावा एक विशेष और हो सकता है लिखना चाहे तो, कि मात्रा केवल स्वर वर्णों की होती है, व्यंजन वर्णों की कोई भी मात्रा नहीं होती है। क्लियर? अब अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों आखिरी टॉपिक आज की क्लास का, वर्णों के उच्चारण स्थल। वर्णों के उच्चारण स्थल। ठीक है, चलिए एक तरफ लिखते हैं हम दोस्तों उच्चारण स्थल, और दूसरे कॉलम में लिखते हैं हम लोग वर्ण। ठीक है, चलिए अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये लाइन याद रखेंगे आप, KTMDO। क्या याद रखना आपको? KTMDO। तो यहां हम क्रम से लिख रहे हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाए। KTMD और O। इससे क्या हो गया? के से हो गया आपका कंठ। ठीक, से क्या हो गया? तालव्य, जिसे आप तालव्य कहते हैं। एम से हो गया आपका मूर्धा या मूर्धन्य। डी से हो गया आपका दंत, और ओ से हो गया आपका ओष्ठ। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कौन सा कहां से उच्चारित होने वाला हो रहा है, कैसे हम लोग देखें। अब हम देख ले कंठ। अब देखिए ऐसे चलते हैं, यहां से आप चालू करें। सबसे नीचे होता है कंठ, फिर ये तालु, फिर ऊपर मूर्धा, फिर दंत और ओष्ठ। ये क्रम से चलते रहते हैं। तो अब जैसे क्रम से इन्हें लिखा है, उसी क्रम से हम लोग क्या लिख ले रहे हैं मित्रों? हम लोग लिख रहे हैं वर्गों को। क्रम से कौन कौन से वर्ग आए थे हम लोगों ने पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा का वर्ग। फिर कौन सा वर्ग पढ़ा था? चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, और ये हो गया आपका पा वर्ग।
तो का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। चा वर्ग का तालु से होगा। टा वर्ग का मूर्धा से, ता दंत का और पा का। और ये दोस्तों 2017 मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि टा वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। केवल आपको लिख लेना था मूर्धा, बस मूर्धा या मूर्धन्य लिखना था, 3 नंबर का आपका प्रश्न समाप्त हो जाता। ठीक, अब इसके अलावा भी कुछ वर्ण होते हैं, उनको देखते हैं कहाँ कौन कौन से कहाँ से होते हैं। अब हमने 25 तो कंप्लीट कर लिए, हमारे पास टोटल 44 है। तो अब हम आगे देखते हैं का से कौन सा होता है। आप गले में हाथ रखिए और पढ़ते जाइए। क्या कहा हमने? अ, ये आ गया। फिर आप बोलेंगे ई। जब ए का उच्चारण करेंगे तो गले यहां से कंठ से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो कहां पहुंच गए आप? तालु में। फिर आगे बढ़े तो क्या रहा? ओ। तो जब ओ का उच्चारण करना है तो आपका मुख का एक्टिव भाग कौन सा होता है? एक्टिव भाग होता है आपका ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो पा वर्ग में पा के साथ क्या आ गया? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये 6 और हो गए, 31 हो गए। अब चलिए, अब क्या अवस्था है? री। जब रे का उच्चारण करेंगे दोस्तों तो देखेंगे आपकी जीवा कहाँ लग रही होगी? आपकी जीवा मूर्धा में लगती है। री, ऋषि बोलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो री में कहाँ लगे दोस्तों? मूर्धा में। चलिए ये हो गया। अब बच रहे हैं कौन कौन से अपने? ए आई ओ औ। अभी उनको हम लोग साइड में रखते हैं। किसको? ए आई ओ और औ। इन चारों का भी हमने साइड में रख लिया, इनको देखेंगे बाद में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पा हो गया। फिर बच रहा है य र ल व स, तीनों सा बच रहे हैं। य र ला व। फिर श और सा और लास्ट में हाँ, ये बच रहे। कितने बच रहे हैं? तो अब देखिए क्रम से करते हैं। ठीक, रे लिख लिया हमने। और कौन से सा का क्रम कौन सा है? ये है, ये है। जब भी आप इस सा का उच्चारण करेंगे तो सीटी की आवाज आएगी, विसिल बजेगी। और ये सीटी कहाँ से बजती है? हमेशा तालु से बजती है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये सा आ गया। अब कुछ नहीं करना, जितने सा है उनको इसी क्रम से लिख दीजिए। ये हो गया। फिर एक सा यहाँ आ गया और एक सा कहाँ पर आ गया आपका? यहाँ पर आ गया। क्लियर? तो इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? टा वर्ग और ऋषि, ये आप याद हो गए। कौन से? मूर्धा के लिए क्या याद कर लिया आपने? टा वर्ग और ऋषि को आपने याद कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं। अब क्या बचा? अपन ये तीनों कंप्लीट कर लिए। हा बचा। जब हा का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कंठ के थोड़े से नीचे से आवाज आती है, जिसे हम काकल्य कहते हैं। परंतु यदि काकल्य नहीं है तो उसे हम क्या मान लेते हैं? कंठ ही मान लेते हैं। ये हो गया हा। इसके साथ एक और होता है दोस्तों, विसर्ग। क्यों? जैसे हमने लिखा प्रातः, प्रातः में विसर्ग लगा तो विसर्ग का उच्चारण हमें क्या सुनाई दिया? हा सुनाई दिया। इसलिए हम विसर्ग को भी कंठ से ही मानते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो गए। अब बच रहे हैं आपकी या, रा और ला। तो या का जब उच्चारण करेंगे तो आएगा तालु। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लें, चा वर्ग ए ई यस। चा वर्ग ए ए यस याद कर लेंगे तो आपका तालव्य कंप्लीट हो गया। अब क्या बच रहा है? या हो गया। अब बच रहा है रा। तो जो रा होता है दोस्तों, आप यहाँ दंत में भी लिख सकते हैं ता वर्ग और सरल। परंतु इसके अतिरिक्त आप यदि गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि रा का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ कहाँ लगती है? जीभ लगती है मूर्धा के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे और दंत के बिल्कुल ऊपर, जिसे हम मसूड़ा कहते हैं। उसके लिए एक अलग सा शब्द होता है जिसके हम कहते हैं दोस्तों दंत मूल। ये तो सरल सा लग रहा है, लेकिन इसके लिए कठिन शब्द भी उपयोग किया जाता है, वो है वर्त। ये, और इसमें आप कहा जाता है रा और ला। तो इसमें भी आप ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं, यहाँ पर ता वर्ग के अंतर्गत भी ले लेते हैं। किसमें? दंत में। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये सही बच रहे हैं, इसके लिए हम लोग अगली स्लाइड में जाते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से बच रहे हैं? ए और आई बच रहे हैं। इसके साथ ही ओ औ और लास्टली बच रहे हैं आपके हुआ। तो अब दोस्तों हमें जाना पड़ेगा कहां पर? स्वर संधि में, जहां हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन देखा। संयुक्त व्यंजन में क्या देखा था? एक इससे मिलकर बनता है आ प्लस ई से। क्लियर? तो आ प्लस ई से जब मिलकर बन रहा है तो आ का उच्चारण क्या होता है? आ का हो रहा है कंठ और ई का हो रहा है क्या? तालु। तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? हो गया दोस्तों आपका कंठ प्लस तालु। ठीक, इसके बाद ओ औ पे आते हैं। तो हमने क्या देखा था? ये किससे मिलकर बना? आ प्लस ऊ से। तो आ का क्या है?
आ का आप देखेंगे कंठ हो गया, ऊ का क्या है, ओष्ठ है, तो कंठ प्लस ओष्ठ। और चूंकि यहाँ पर गुण संधि का नियम लग जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा, सॉरी कौन सी संधि का नियम लगेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका वृद्धि स्वर संधि का नियम लगेगा। वृद्धि संधि का क्या कहते हैं, इधर छोटा आ जाए और इधर ओ अथवा औ कुछ भी आ जाता है तो औ बन जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका कंठौष्ठ। क्लियर, तो ये आपका कौन सा होगा, ओ औ का उच्चारण स्थल क्या है, कंठौष्ठ है। और आखिरी आपका आ गया वा, तो वा को आप याद रख लेंगे, क्योंकि जब भी वा का उच्चारण करना होगा तो आपको नीचे वाले ओंठ और ऊपर वाले दांतों की आवश्यकता होगी, और उसके साथ ऊपर वाले ओंठ और नीचे वाले दांतों की आवश्यकता होती है। जो वा का उच्चारण होता है दोस्तों क्रॉस में होता है, इसलिए दंत और ओष्ठ की आवश्यकता होने कारण इसे कहा जाता है दंतौष्ठ। और ये भी दोस्तों 2018 मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दंतौष्ठ वर्ण कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।